नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं JVVN इलेक्ट्रिकल पेपर सॉल्यूशन इन हिंदी। ठीक है दोस्तों, इस पेपर सेट में 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 50-50 क्वेश्चंस के बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर RK राजपूत बुक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ का सेट चल रहा है दोस्तों। तो जो भी इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो हमारे चैनल में आके सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे RK राजपूत बुक की सीरीज को। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। मास्टर क्वेश्चंस पेपर है ये, JVVN इलेक्ट्रिकल का। ठीक है दोस्तों, जो 24/8/2018 को हुआ था। तो देखते हैं इसके पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की दी गई लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, किसी धातु के तार के क्षेत्र की लंबाई बोल रहा है, अगर दोगुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। क्योंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं R बराबर क्या होता है, ρL/A। तो क्षेत्र की लंबाई मतलब एरिया अगर दोगुना हो जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आधा, R/2। ठीक है दोस्तों, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आधा। अगला क्वेश्चन, एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी कंडक्टर में जो ऊष्मा होती है वो किसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होती है, चालक में हीट जो होती है I² RT के टर्म में हीट होती है, हीट बराबर H बराबर होता है I² RT। तो किसके वर्ग के समानुपाती होती है दोस्तों, ये होती है करंट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। फ्लोरेसेंट लैंप के दोनों सिरों का काला पड़ने का क्या संभावित कारण हो सकता है। फ्लोरेसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, ये भी हो सकता है दोस्तों। कम या अधिक वोल्टेज, लोअर वोल्टेज या हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी हो सकता है। अनुचित बैलास्ट में भी हो सकता है दोस्तों। प्री हीट के लिए स्टार्टर्स द्वारा बहुत अधिक या बहुत अधिक बार बार कम ज़्यादा करना, या इन सब में। तो ये दोस्तों फ्लोरेसेंट लैंप के दोनों सिरों को काला पड़ने के संभावित कारण दोस्तों ये सब हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में कौन सा रंग होता है। तो सोडियम वेपर लैंप जब चालू किया जाता है प्रारंभ में होता है दोस्तों पीला कलर। अगला, AC सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है। तो प्योर इंडक्टर द्वारा बिजली की खपत क्या होती है दोस्तों, 0 वाट। जो एक प्योर इंडक्टर होता है वो बिजली की कोई भी खपत कंज्यूम मतलब कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन, 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, 3 आपूर्ति लाइनों के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाएंगे। ये होते हैं दोस्तों L1 L2 एंड L3, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। अगर यहीं पे दोस्तों वो फेज की बात करता तो हम लोग जो 3 फेज प्रणाली में फेज किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं दोस्तों, R/V फेज से। ठीक है, यहाँ लाइनों की बात कर रहा है तो L1 L2 एंड L3 से प्रयुक्त किए जाते हैं अक्षर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। तो वाट मीटर में कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, ये होता है विद्युत गतिकी प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रिक डायनेमिक इफेक्ट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित EMF पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या होता है। मतलब जब किसी कॉइल से जुड़े हुए फ्लक्स में प्रेरित होता है EMF, तो उस कॉइल के गुणधर्म को क्या कहते हैं, कॉइल के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। ठीक है दोस्तों, उसे इंडक्टेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कि प्रेरकत्व के लिए माप की मूल इकाई क्या है। तो प्रेरकत्व के लिए माप की मूल इकाई होती है दोस्तों हेनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अन्योन प्रेरणा किसकी बुनियादी परिचालन सिद्धांत है। तो जो अन्योन प्रेरणा होता है वो किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है दोस्तों, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर या रेक्टिफायर, ABC। तो ये अन्योन प्रेरणा जो है दोस्तों ये तीनों का है बुनियादी परिचालन सिद्धांत, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड मोटर्स का। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है। तो ये होता है दोस्तों ब्रेड बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है।
तो ये दोस्तों कौन से प्रतिरोधक इंगित करता है, ये करता है दोस्तों प्रीसेट प्रतिरोधक को, ठीक है दोस्तों। एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए तो इस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत होता है। एम्पलीफायर के विपरीत होता है दोस्तों एटेन्यूएटर, ये एम्पलीफायर के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो परमाणु संख्या 14 वाले सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, तो 14 है। तो अगर इसको हम लोग इसके 3 ऑर्बिट में बांटेंगे तो 2, 8 एंड 4, इसके लास्ट ऑर्बिट में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी वो होगी 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। तो केवीएल होता है जो दोस्तों, वो करता है हम लोगों का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। एंड केसीएल जो होता है दोस्तों, वो करता है हम लोगों का आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। ये चार्ज कंजर्वेशन नियम पर कार्य करता है। एंड केवीएल करता है दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो आरएमएस मान दोस्तों तापन के प्रभाव पर परिभाषित किया जाता है, चूंकि जो हीट इफेक्ट में हम लोग दोस्तों जो करंट का मान, वो जो करंट का मान लेते हैं वो आरएमएस मान लेते हैं, आई स्क्वायर आरएमएस, ठीक है। तो जो हम लोगों की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो हीटिंग प्रभाव के आधार पर परिभाषित की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है या मूविंग तत्व कहलाता है। तो ये होते हैं दोस्तों एल एंड सी, बी और सी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है, मतलब किस रूप में एब्जॉर्व करता है जो प्रतिरोधक होता है। तो दोस्तों ये हम लोगों का जो ऊर्जा है उसको ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। एक एक्टिव फिल्टर में कौन सा तत्व होता है जो नहीं होता है, कैपेसिटर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ए एंड बी दोनों, या प्रतिरोधक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे तत्व उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहते हैं। तो वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहता है दोस्तों, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं। जिनमें लास्ट ऑर्बिट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम होते हैं तो वो दोस्तों कंडक्टर कहलाते हैं, चालक। एंड जिसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं वो दोस्तों अचालक कहलाते हैं। एंड जिसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कक्षा में वो अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो दोस्तों अल्फा कण का विक्षेपण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में किसकी उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है वो होती है चांदी, एजी। अगला क्वेश्चन, अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा। क्या बोल रहा है, 3 बैंड वाला पीला, बैगनी और काला। तो पीला मतलब इसका जो कलर कोडिंग का जो सीक्वेंस होता है क्या होता है दोस्तों, बी, बी, रॉय, जी, बी, वी, जी, डब्लू, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये वाला बैंड पीला, पीला मतलब येलो। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, तो ये पीला है, येलो मतलब 4 हो जाएगा। बैगनी वॉयलेट मतलब, वॉयलेट मतलब हो जाएगा इसका 7। एंड काला ब्लैक का हो जाएगा, जो थर्ड बैंड हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों हम लोगों का टॉलरेंस के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 47 ओम। 10 to the power 0 करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, जो इनटू में लाएंगे तो 47 ओम। अगला क्वेश्चन, एक 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं P बराबर, यहाँ पे अगर हम लोग लगा देंगे V² अपॉन R से, तो R बराबर हो जाएगा V²। अगर हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 200 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
क्या कह रहे हैं, यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 कूलाम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है CV। तो क्यू यहाँ पर चार्ज दिया है 0.3 कूलाम एंड C इंटू वी दिया है 20 वोल्ट। तो कैपेसिटर पूछ रहा है तो 0.3/20 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 0.00, 200 का भाग 300 में देंगे तो एक बार जाएगा एंड यहाँ पे 100 बचेगा, एक जीरो, तो ये 0.15 फेरेड आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन वी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यदि एक संधारित्र को 484 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया गया तो इसका मूल्य क्या होगा। अगर यदि एक संधारित्र को 484 एन के रूप में चिन्हित किया गया तो इसका मूल्य होगा दोस्तों लगभग, इसका मूल्य होगा 4,80,000 पिको फेरेड के आसपास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए करने का सुझाव दिया जाता है। तो ISI कोड के अनुसार दोस्तों ये होता है अर्थ कनेक्शन के लिए हरा कलर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज कितना होता है। जर्मेनियम डायोड के लिए दोस्तों नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट। अगर यही सिलिकॉन डायोड के लिए होता तो नी वोल्टेज होता है सिलिकॉन के लिए दोस्तों 0.7 वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शॉर्ट सर्किट की दिशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। तो शॉर्ट सर्किट की दिशा में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई करंट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अपरिमित करंट फ्लो होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया और सूचक 0 ओम दर्शाता है तो इंडक्टर कैसा है। अगर किसी इंडक्टर में अगर हम लोग 1 ओम मीटर को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो अगर इसमें 0 दर्शा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट है, पूरी तरह से शॉर्ट है। ठीक है। अगर ओम मीटर हमारा इन्फिनिटी दिखाएगा तो सर्किट मतलब क्या होता है ओपन, तो इस तरह से इन्फिनिटी दिखाएगा, तो यहाँ पे पूरी तरह शॉर्ट सर्किट है इंडक्टर हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है। ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है दोस्तों, कि जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो उसमें जो नमी होती है उसको रोकना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड कॉपर क्षति 600 वाट है तो इससे आधे लोड की कॉपर क्षति क्या होगी। तो आधे लोड की कॉपर क्षति क्या होती है दोस्तों, आधे लोड की जैसे कि टोटल कॉपर लॉस अपॉन जितने लोड पर पूछा है उसका स्क्वायर कर देते, तो हाफ लोड पूछा है तो 4, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 150 वाट। हाफ लोड पर कॉपर लॉस होगी 150 वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसमें एक ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों ओवरहेड लाइन में ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रा है जो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक स्केलर मात्रा है, स्केलर मात्रा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट किया जाता है। तो लैमिनेशन किस लिए किया जाता है दोस्तों, एडी करंट लॉसेस से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण दोस्तों मैग्नेटाइजिंग करंट एंड आयरन लॉसेस को ज्ञात करने के लिए हम लोग नो लोड परीक्षण करते हैं। ठीक दोस्तों, ए एंड वी दोनों। ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक पावर से मतलब कितने वोल्टेज तक सहन कर सकते हैं, जब हम लोग अगर डाइलेक्ट्रिक पावर उसकी माप करेंगे तेल की, तो होती दोस्तों 33 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज हम लोग उस पर दे के देखते हैं, तब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी मापते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं स्टेप डाउन है तो N2/N1 अनुपात निकालेंगे हम लोग अगर, तो क्या हो जाएगा V2/V1। तो V2 कितना है दोस्तों 24/220 वोल्ट। अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये समथिंग आएगा दोस्तों 0.109 के समथिंग। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन परतों की संख्या होती है दोस्तों। तो डिप्लेशन परतों की संख्या ठीक है होती है
कितनी, 2। कोई भी अगर एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया तो इसमें जो डिप्लेशन लेयर है वो इसमें दोस्तों 2 ही बनती हैं, एक इधर पर एंड एक इधर पर, ठीक है दोस्तों। तो डिप्लेशन लेयर जो होती हैं उनकी संख्या 2 होती है एंड 2 संधि होती हैं, एनपी एंड पीएन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस गति पर घूमेगा। मतलब वो सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है। अगर मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड है वो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है, तो एन एस हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एन एस बराबर क्या होता है, 120। एफ कितना है दोस्तों, 50 हर्ट्ज है एंड 120 एफ ऑन पी मतलब पोल है 6, तो ये हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1000 आरपीएम। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 1000 आरपीएम पर घूमेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी स्क्विरल गेज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो स्क्विरल गेज मोटर की गति को दोस्तों हम लोग स्टेटर में पोलों की संख्या को परिवर्तित करके कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पीड होती है स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर की दोस्तों, हम लोग उसको पोलों की संख्या में परिवर्तन करके उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति मतलब एफ आर किस पर निर्भर करती है। तो चूंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं एफ आर बराबर होता है एस एफ एस। एफ एस मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये तो कांस्टेंट होती है। तो जो निर्भर करेगी वो क्या करेगी दोस्तों, स्लिप पर मतलब स्लिप की मात्रा पर, ठीक है। रोटर करंट आवृत्ति स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विभक्त वलय इंडक्शन मोटर में कितने विभक्त वलय होते हैं दोस्तों। तो इसमें होते 3 विभक्त वलय। अगला क्वेश्चन, एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या होती है। चूंकि एसी सर्वो मोटर होती है वो मूल रूप से दोस्तों 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है। तो ये दोस्तों करती है नियंत्रण संपर्कों की संख्या को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है। तो डीसी किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, ये होती है विद्युत कर्षण मोटर के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर के लिए डीसी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स सिस्टम में सुपर एनामेलेड तांबे के तार का आकार किस में दिया जाता है दोस्तों। तो ये दिया जाता है व्यास एमएम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एंड इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच क्या होगी। तो चूंकि पोल पिच बराबर होता है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल। तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने, 24 एंड टोटल पोल संख्या है 4, तो यहाँ पे पोल पिच हो जाएगी दोस्तों हम लोगों की 6 स्लॉट, ठीक है। ध्रुव पिच हो जाएगी 6 स्लॉट पर पोल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा JVVANL इलेक्ट्रिकल पेपर का पार्ट 1, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग अभी पार्ट 2 सॉल्यूशन करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस कवर किए, अगले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन और कवर करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और एक बात, हम लोगों के चैनल पर दोस्तों RK राजपूत बुक MCQs चल रहा है, जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो जो भी हमारे चैनल को देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।